हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। आशा करूंगा आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई को जारी कर पा रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सल्तनत काल हुआ था हमारा, सल्तनत काल में हम बात करने वाले हैं लोधी वंश के विषय में। तो जो ये कल की क्लास हुआ करती थी, आज की जो क्लास थी वो डिले इसलिए हो गई है क्योंकि जो क्लास हुई थी हमने इसको रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको डिलीट हो गई थी। डिलीट होने के बाद में इसलिए आपको लेट क्लास आज प्राप्त हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब जो क्लास है, आज की जो क्लास होगी पूरी तरह से लोधी वंश पे डिपेंड होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतिहास में हम सब लोग जो देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास में, मैंने आप सभी को सल्तनत काल को स्टार्ट किया था, गुलाम वंश को बताया था, गुलाम वंश के साथ साथ में तुगलक वंश भी बताया था। उसके साथ में आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी उसको याद करने की। और उसके बाद में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे और लोधी वंश के विषय में क्या कुछ हमारे पास जानकारी है, क्या महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, और यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी और आरओ एआरओ के एग्जाम में और अन्य जहाँ पर यूपी स्पेशल का जो भी परीक्षा होती है वहाँ पर पूछा जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने क्या किया, वर्ष 1448 में 1448 में सरकी साम्राज्य का सर्वनाश करके या उसका पतन करके लोधी वंश की स्थापना कर दी। तो इसका जो लोधी वंश का संस्थापक हुआ, एक बार आप लोग लिख लेंगे, लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ तो ये कौन था आपका, ये आपका था बहलोल लोधी। ये था आपका बहलोल लोधी। तो इसने क्या किया था, लोधी वंश की जो स्थापना करी थी, तो इसने वर्ष 1448 ईस्वी में इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश का ये प्रमुख शासक नहीं हुआ। लोधी वंश में बहलोल लोधी ने सरकी साम्राज्य की, मैंने आपको बताया था ख्वाजा खां जो कि किन्नर हुआ करता था, उसने स्वतंत्र रूप से मतलब जौनपुर पर शासन किया। अब जौनपुर का हुआ क्या, जौनपुर को जो बहलोल लोधी हुआ करता था, बहलोल लोधी ने जौनपुर का जो सरकी साम्राज्य का शासक हुआ करता था उसको हरा देता है। हराने के बाद में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में उसने मिला लिया, और दिल्ली सल्तनत के में मिलाने के बाद में जौनपुर और आपका दिल्ली सल्तनत एक ही हो गए। एक होने के बाद में इसने किस वंश की स्थापना की, लोधी वंश की। और किसने की, बहलोल लोधी ने। तो हुआ क्या, इसने क्या किया, जौनपुर का पतन करके, जौनपुर का है इसने क्या कर दिया, पतन करके इसने क्या किया, लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश की क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। जब इसने स्थापना कर दी, स्थापना करने के बाद में जो जौनपुर हुआ करता था, सरकी साम्राज्य वाला जो हिस्सा हुआ करता था, वो जो जौनपुर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। क्या हो गया, जौनपुर आपका दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। अर्थात जो जौनपुर हुआ करता था पहले स्वतंत्र शासक हुआ, स्वतंत्रता के साथ में उसकी स्वतंत्रता छीन गई कब, जब इसने लोधी वंश की स्थापना की और उस जौनपुर को सरकी साम्राज्य का जब पतन कर दिया, तो जौनपुर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया, हिस्सा बन गया। तो ये जो जौनपुर हुआ करता था पहले स्वतंत्र मतलब सत्ता जहां पर चलती थी ख्वाजा खां की, अब वहां पर ख्वाजा खां की सत्ता नहीं रही। अब होता क्या है, सन 1489 में, अब बहलोल लोधी की तो बात हमने कर ली
इसने क्या किया, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और दिल्ली सल्तनत का इसने इसको हिस्सा बना दिया। अब दूसरा इसका लोधी वंश का दूसरा शासक आता है जो कि महान शासक हुआ। इसने क्या किया, लोधी वंश का अगला शासक जो हुआ जिसका नाम था अगला शासक बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जब बना, इसका नाम क्या था, सिकंदर लोधी। अगला शासक सिकंदर लोधी हुआ। इसने 1489 से लेकर के 1517 तक शासन किया। कब तक शासन किया, 1489 से लेकर 1517 तक इसने शासन किया। किसने, सिकंदर लोधी ने। अगला शासक सिकंदर लोधी इतने से लेकर के इतने तक शासन किया। उसके बाद में सिकंदर लोधी करता क्या है, सिकंदर लोधी ने क्या किया, सिकंदर लोधी ने वर्ष 1506 में, होता क्या है, आगरा शहर की स्थापना करता है। कब, 1506 में आगरा शहर की स्थापना की। यमुना नदी के किनारे आगरा को बसाता है और आगरा की स्थापना कब की, 1506 में इसकी आगरा शहर की स्थापना करता है। आपको साफ दिखाई दे रहा है ना। अब मैं बात कर रहा था आपसे, आगरा शहर की स्थापना कब करी, इसने 1506 में की। उसके बाद में मैंने बात करी आपसे लोधी वंश का संस्थापक कौन हुआ, बहलोल लोधी। 1448 में इसने क्या किया, लोधी वंश की स्थापना की। क्षत्रिय साम्राज्य का जब इसने पतन कर दिया तो जौनपुर का जो हुआ करता था जौनपुर हिस्सा, तो जौनपुर दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब होता क्या है, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनने के साथ ही इसका जो यहाँ का शासन और सत्ता हुआ करती थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद में अगला शासक बनता है बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी। इसने जो सत्ता संभाली, 1489 में सत्ता संभाली और 1517 तक रहता है। इसी के बीच में इसने क्या किया, 1506 में आगरा शहर की इसने जो है स्थापना कर दिया। अब इसने क्या किया, आगरा शहर की तो स्थापना कर दी, लेकिन आगरा को इसने क्या किया, अपनी उप राजधानी, मतलब राजधानी तो दिल्ली हुआ करती थी लेकिन उप राजधानी क्या बना दिया, इसको उप राजधानी आगरा को बना दिया। लेकिन बाद में जो राजधानी हुआ करेगी ना तो आगरा बनेगी। इसने क्या किया, किसने, सिकंदर लोधी ने, इसने आगरा को क्या बनाया, उप राजधानी बना दिया। इसको उप राजधानी बनाया। इसको बनाया, आगरा को इसने उप राजधानी बना दिया, क्योंकि इसने आगरा जो शहर बसाया हुआ था 1506 में, इसी को इसने क्या किया, अपनी उप राजधानी बना दिया। क्योंकि यहाँ पर यमुना के तट पर जब आगरा बसा हुआ था, इसने बसाया था, तो इसने क्या किया था कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन मौजूद थे। आसपास सिंचाई का क्षेत्र हुआ करता था, टैक्स ज़्यादा मिलता था, यहाँ पर खेती अच्छी होती थी, इसलिए यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना करी और इसको उप राजधानी बनाया। जो सिकंदर लोधी हुआ करता था, यह जो सिकंदर लोधी है इसके बारे में बातचीत यहाँ पर चल रही है। यह शिक्षित और विद्वान भी हुआ करता था। इसने मतलब शिक्षा ठीक ठाक ग्रहण करी थी, शिक्षित और विद्वान भी था, मतलब इसको विद्वता हासिल थी, विद्वान था। ये शिक्षित और विद्वान भी हुआ क्योंकि सिकंदर लोधी ने क्या किया, यह अपनी जो रचनाएं लिखी, जो कविताएं लिखी, अपनी रचनाओं को ये गुलरुखी के नाम से लिखता था। कविताओं को गुलरुखी के नाम से अपनी कविताओं को ये नोट करता था, लिखता था। तो जो सिकंदर लोधी हुआ, यह अपनी
कविताओं को या अपनी कविताओं को किस नाम से? गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से लिखता था। अब ये रचना भी लिखता था क्योंकि पढ़ा लिखा विद्वान था, तो ये गुलरुखी के नाम से अपनी रचनाएं भी लिखा करता था। ठीक है, कौन? अब ये बात हो रही है आपके सिकंदर लोदी की, क्योंकि ये शिक्षित और विद्वान था, इसलिए क्या किया? गुलरुखी के नाम से इसने रचनाएं भी लिखी। और एक काम अच्छा इसने क्या किया, इसने मस्जिदों को सरकारी संस्था घोषित करवा दिया और वहां पर पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का केंद्र उनको बना दिया। इसने क्या किया? मस्जिदों को सरकारी संस्था घोषित कर दिया। सरकारी संस्था घोषित कर उनको शिक्षा का केंद्र बना दिया। उन्हें शिक्षा का केंद्र बना दिया। शिक्षा का केंद्र बना दिया ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ सकें। ये अच्छा काम है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और समाज का कहीं न कहीं प्रोन्नति होगी, विकास होगा। जब समाज पढ़ा लिखा होता है तो क्या करता है? इतनी जल्दी आसानी से विद्रोह नहीं करता है। अगर जो समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, ठीक है, जो एक समाज नहीं होगा, जो जानकार समाज नहीं होगा, वो बात बात पर विद्रोह करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज होगा, होशियार होगा, हर एक क्षेत्र को जानता होगा, वो विद्रोही कम होगा। 1857 की क्रांति में जनता इतनी पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद जगह जगह पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में विद्रोह कहीं भी सफल नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? एक अशिक्षा भी उसमें प्रमुख रूप से कारण हुई, मतलब साबित हुई। अगर शिक्षा सबके पास में होती तो दिमाग से सभी लोग काम लेते, पूरे देश में एक साथ कहीं न कहीं 1857 का विद्रोह अगर किया जाता, अगर जो तिथि निर्धारित की गई थी उस तिथि को हुआ होता तो शायद 1857 में ही लोग जो अंग्रेज हुआ करते थे वो भाग जाते। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था? दिमाग था, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा थी, नॉलेज था, ज्ञान था तुम्हारे बारे में, इसलिए उन्होंने तुमको क्या किया? फिर से दबा दिया। ठीक है, तो ये चीज होती है शिक्षा का केंद्र, ये चीज होती है शिक्षा। इसलिए क्या किया इसने? सरकारी संस्थाओं को क्या कर दिया इसने? मस्जिदों को सरकारी संस्था बना दिया और वहां पर शिक्षा का केंद्र बना दिया उनको। अब होता क्या था, एक सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। सुप्रसिद्ध कवि जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। नाम सुना है आपने? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका नाम आपने सुना ही होगा। अगर आपने नाम सुना है तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, इन्होंने भी ने जौनपुर में ही शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पर? क्योंकि जौनपुर शिक्षा का केंद्र बन चुका था धीरे धीरे, जैसे वाराणसी और तक्षशिला हुआ करते थे अपने जमाने में, तो ये भी जौनपुर भी शिक्षा का केंद्र हो गया था। इन्होंने क्या किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा ग्रहण की। क्या किया? शिक्षा जो है ग्रहण की। दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? शिक्षा जो है अपनी ग्रहण की। कहां पर? जौनपुर में। तो जौनपुर उस समय तत्कालीन समय में ठीक ठाक मतलब शिक्षा का केंद्र भी हुआ और यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट में वो काफी वृद्धि हुई।
मैंने आपको बताया इसने 1506 में क्या किया, आगरा को स्थापित किया, किसने, सिकंदर लोदी ने। और यह शिक्षित और विद्वान भी था, इसने अपनी उप राजधानी जो है आगरा को बना दिया। और उसके बाद में यह क्या करता था, ये पढ़ा लिखा था इसलिए विद्वान भी था, इसलिए गुलरुखी के नाम से अपनी कविताओं को लिखा करता था। और इसने क्या किया, सिकंदर लोदी ने मस्जिदों को सरकारी संस्था घोषित कर दिया। और मस्जिदों को सरकारी संस्था घोषित करने के बाद में उनको शिक्षा का केंद्र बना दिया। यहीं पर जौनपुर में ही प्रसिद्ध कवि हुए, उन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण की। इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, उसका नाम है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी के नाम से जाना जाता है। ये जायसी ने एक रचना की, जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसकी, पद्मावत। इन्होंने अपनी रचना की जो है पद्मावत की, इन्होंने रचना की। किसने, जायसी ने। लेकिन सिकंदर लोदी क्या करता था, गुलरुखी के नाम से अपनी रचनाओं को, कविताओं को लिखा करता था। मैंने आपसे बात की कि जो सुप्रसिद्ध कवि हुए आपके, उनका क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर होता क्या है, इन्होंने अपनी रचनाओं को सिकंदर लोदी के विषय में, इसमें पद्मावत में उन्होंने वर्णन किया है। और आगे क्या होता है, इसके बाद में सिकंदर लोदी की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में इसका पुत्र, सिकंदर लोदी का पुत्र क्या करता है, आगे सत्ता को संभालता है। इसका पुत्र, इसके पुत्र का क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वर्ष 1517 में जब वो एक्सपायर कर गया, तो इसने क्या किया, 1517 में क्या किया, इसने उपाधि कौन सी धारण करी, इब्राहिम शाह की उपाधि के नाम से, इब्राहिम शाह, इसने उपाधि धारण की। और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी, मतलब इसका उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके शासक बनता है, शासक बना या सुल्तान बना। होता क्या है, इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि जब मैं सरकी साम्राज्य को पढ़ा रहा था ख्वाजा खां के टाइम पे, तो इसके समय में भी जौनपुर का इतना ज्यादा विकास, मतलब इतना ज्यादा विकास और डेवलपमेंट होता है, दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य हुआ करता था, शिक्षा, साहित्य, गणित, विज्ञान, कला, संस्कृति के क्षेत्र में इसने इतना ज्यादा विकास किया था कि जौनपुर को, मतलब हिंदुस्तान का प्रकाश कहा जाने लगा था। इसी के समय में इब्राहिम, जो इब्राहिम शाह हुआ करता था, इसी के समय में जो है, मतलब जौनपुर का इतना अधिक विकास हुआ था। मैंने बताया, मतलब सिकंदर लोदी का पुत्र हुआ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके 1517 में क्या किया, सत्ता को संभाल लिया। जब सत्ता को संभाल लिया इसने, तब जौनपुर की जो है, आपको मैंने बताया कि साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ, विस्तार हुआ। इसीलिए जौनपुर को क्या कहा जाता था, लाइट ऑफ हिंदुस्तान। क्या कहा गया इसको, इसी के टाइम पीरियड में इसका मतलब इतना ज्यादा विकास होता है। हिंदुस्तान की रोशनी या हिंदुस्तान का प्रकाश कहा गया। ठीक है, तो इसी के टाइम पे कहा गया था। अब हम बात करते हैं कि जब
ये सुल्तान हुआ करते थे ना, तो यहाँ पर जब कर की व्यवस्था लागू हुआ करती थी, तो कर की व्यवस्थाओं में कई प्रकार के कर हुआ करते थे, टैक्स हुआ करते थे। उन व्यवस्थाओं को लागू करने का कार्य राजा किया करता था, और राजा लागू करता था, उनको आदेश दिया करता था, लेकिन लागू करने वाले अलग अलग लोग हुआ करते थे। उनसे किसानों को कहीं कहीं लाभ हुआ करता था, और कहीं कहीं जमींदारों को या इक्तेदारों को या जो लागू करने वाले होते थे मुक्ति को, उनको यहाँ पर लाभ हुआ करता था। तो अब हम बात करने वाले हैं, एक जब्ती और तहसाला पद्धति हुआ करती थी, और जब्ती तहसाला पद्धति में किस प्रकार से टैक्स को लगाया गया, और किस प्रकार से यहाँ पर किसानों से टैक्स को वसूलने के लिए कैसे कैसे वहाँ पर पैमाने निर्धारित किए गए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो दो आपकी जो व्यवस्थाएं थी, एक तो हो गई आपकी, यहीं पर लिख दूं, तो एक तो हो गई आपकी जब्ती व्यवस्था, दूसरी है आपकी दहसाला। दहसाला व्यवस्था, ठीक है, इसको आप लोग अलग रखिएगा। ये भी दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है, तो इसी के अंतर्गत ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जब्ती हुआ करती थी, एक वैज्ञानिक व्यवस्था हुआ करती थी भू सर्वेक्षण की। भूमि की पैमाइश के आधार पर इसको क्या किया जाता था, इसको लागू किया जाता था। तो क्या हुआ, जो जब्ती व्यवस्था थी, जब्ती भूमि सर्वेक्षण की क्या थी, एक सर्वेक्षण की एक वैज्ञानिक विधि थी। क्या हुआ, ये एक भूमि सर्वेक्षण करने की वैज्ञानिक विधि हुआ करती थी, और इस पर कर निर्धारित किया जाता था। क्या किया जाता था, कर का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर ही किया जाता था। जब्ती व्यवस्था में क्या हुआ, कर का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर, मतलब सर्वेक्षण किया गया भूमि का और उसकी फसल का, किसान का उपज का सर्वेक्षण के आधार पर ही क्या हुआ, इसका कर का निर्धारण हुआ। क्या हुआ, जब्ती व्यवस्था में कर का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर हुआ। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या, जो दहसाला पद्धति आपकी थी, मैं बात करूं अगर दहसाला पद्धति की, दहसाला पद्धति, दहसाला पद्धति इसी का अगला रूप हुआ करती थी। मतलब ये जो इसकी कह दें कि नेक्स्ट जनरेशन हुआ करती थी, इसका बेहतर रूप हुआ करती थी। किसका, जब्ती व्यवस्था का, जब्ती व्यवस्था का बेहतर स्वरूप थी। कौन, ये जो आपकी दहसाला पद्धति थी, यही दहसाला पद्धति इस जब्ती व्यवस्था जो हुआ करती थी, जब्ती पद्धति हुआ करती थी, इसी का अगला रूप थी। मतलब ये बढ़िया, मतलब उससे बेहतर रूप हुआ करती थी। मतलब इसमें इससे ज्यादा टैक्स को निर्धारित करने का जो पैमाना हुआ करता था, इसमें बेस्ट हुआ करता था। इस दहसाला पद्धति की अब हम बात करेंगे। यहाँ पर दहसाला पद्धति में, इस पद्धति में क्या किया गया, कर को निश्चित करने का प्रयास किया गया, निश्चित करने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, कर को निर्धारित करने का प्रयास किया गया, निश्चित कर दिया जाए, निर्धारित कर दिया जाए,
प्रयास किया गया। अब क्या हुआ, जब कर जो है निश्चित हो जाएगा तो किसान जो होगा उसको भी पता रहेगा, और जिसको पता मतलब जो लेने वाला होगा, टैक्स को लेने वाला होगा या पे करता होगा या लेंडर होगा, दोनों लोगों को पता रहेगा कि हमें टैक्स इतना यहाँ से मिलेगा। और उनको क्या पता रहेगा, उनको ये पता रहेगा कि हमें इतना टैक्स राजकोष में देना है या जिसको भी मुक्ति को देना है। होता क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया, 1770 से लेकर के 1570 से लेकर के क्या किया गया, इस व्यवस्था में क्या किया गया था, दहसाला व्यवस्था की बात हो रही है। इस पद्धति में क्या किया गया, 1570 से लेकर के 1580, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो किसान हुआ करता था उसकी भूमि के सर्वेक्षण, उसका भूमि का सर्वेक्षण किया गया। भूमि सर्वेक्षण करने के बाद में किसान के पास में कितने भूमि पर खेती करता है वो उस भूमि का सर्वेक्षण किया गया। उसके साथ में उपज कितनी होती है उसका सर्वेक्षण किया गया, उसको पता किया गया। उसके बाद में क्या किया गया, उस समय कितने रुपए प्रति किलो या कितने रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से उस जो फसल हुई है, जो अनाज हुआ है, उसका मूल्य है, ये भी मतलब देखा गया। कितने सालों में, 1580 से 70 से लेकर के 1580 के बीच में। क्या क्या इसके अंतर्गत देखा गया, इस व्यवस्था में स्थानीय उपज, स्थान की उपज देखी गई, उसका जो मूल्य हुआ करता था उसको देखा गया, या तत्कालीन मूल्य जो हुआ करता था, या जो तत्कालीन धन मतलब जिस रेट पे फसल का विक्रय होता था उसको भी देखा गया। और उसमें क्या देखा गया, उस समय, एक सेकंड, उसके क्षेत्रफल को मापा गया तथा जो उत्पादन हुआ करता था, मतलब उसके कृषि जो क्षेत्रफल हुआ करता था उसको नापा गया। और उसके साथ ही साथ उसके उत्पादन, देखिए स्थानीय उपज कितनी होती थी और किसान के पास कितना उत्पादन हुआ, उसके दोनों की माप की जाती थी। जैसे मान लिया वहां पर 15 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से होता था 15 कुंटल, लेकिन किसान के पास कितना हो रहा है, 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उन दोनों की माप की जाती थी वहां पर। उसके बाद में तत्कालीन जो स्थानीय मूल्य हुआ करता था उसको भी ज्ञात किया गया, उसके क्षेत्रफल को ज्ञात किया गया, और उसका जो उत्पादन हुआ करता था किसान के पास, इनके बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। कब से कब तक, 1580 से लेकर के 1570 से लेकर के 1580 के बीच में उत्पादन जो की जानकारी एकत्र की गई, एकत्र की गई। जो ये जानकारी थी, यही जानकारी आगे चल करके किसानों और जो कर लगाने वालों को, दोनों को ही बेनिफिट देने वाली थी। आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं बात कर रहा था आपसे जब्ती भूमि और भूमि सर्वेक्षण की, जो भी एक वैज्ञानिक विधि हुआ करती थी। इससे कर निर्धारण की व्यवस्था थी। इससे कर निर्धारित करने में मतलब राजा और किसान दोनों को आराम मिली। और जो दहसाला पद्धति हुआ करती थी, ये दहसाला पद्धति जो जब्ती व्यवस्था थी, इसी का अगला स्वरूप थी। इस पद्धति में क्या किया गया, कर को निश्चित करने का प्रयास किया गया, जिससे किसान को भी पहले से पता रहे और राजा को भी पहले से पता हुआ। इसमें क्या किया गया, 1570 से लेकर के 1580 के बीच में वहां का स्थानीय उपज, स्थानीय मूल्य और उस समय की जो
किसान के पास क्षेत्र दिया जाता था, उस क्षेत्रफल को मापा गया। उसके साथ साथ किसान का जो उत्पादन हुआ करता था उसको भी मापा गया, और उस व्यवस्था में लागू करने के लिए, मतलब दहसाला पद्धति में 10 साल के लिए लागू करने के लिए ऐसा किया गया। ये जो दहसाला पद्धति हुआ करती थी, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा था दहसाला पद्धति की आपसे। तो जो दहसाला पद्धति हुआ करती थी, इसको किन क्षेत्रों में लागू किया गया, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर इसको लागू किया गया। इसको लागू किया गया, इस पद्धति को क्या किया गया, इस पद्धति को मुल्तान, नाम सुना है ना, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, और कहां पर, इसको लाहौर में जो है लागू किया गया। लागू किया गया कहां कहां पर, इसको मुल्तान, दिल्ली, आगरा और लाहौर, अवध में इसको लागू किया गया। कौन सी पद्धति को, दहसाला पद्धति को। जब दहसाला पद्धति को लागू कर दिया गया तो यहाँ पर क्या किया गया, कई सारे किसानों को और राजा को भी लाभ हुए। देखिए जो दहसाला पद्धति हुआ करती थी, दहसाला, जो दहसाला पद्धति है ना, दहसाला का जो अर्थ है ना, इसका अर्थ वैसा तो इसका अर्थ होता है 10 साल। कितना, क्योंकि इसको क्या किया गया था, 10 साल के लागू करने के लिए इसको माफ की गई थी। लेकिन हुआ क्या था, लेकिन ये जो व्यवस्था थी ना, दहसाला पद्धति ना तो 10 वर्ष की व्यवस्था थी, ना तो ये 10 वर्ष की व्यवस्था हुआ करती थी, व्यवस्था थी, और ना ही यह स्थायी व्यवस्था थी। ये ना तो 10 साल की व्यवस्था थी और ना ही ये स्थायी व्यवस्था थी। ये दोनों कार्य इसमें नहीं थे। ये 10 वर्ष की भी नहीं थी और ना ही ये स्थायी व्यवस्था थी। ये इसलिए स्थायी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी क्योंकि इसमें जो राजा हुआ करता था, राजा इस व्यवस्था में दहसाला पद्धति को बदलाव कर सकता था। 10 साल में वो कभी भी बदलाव कर सकता था कि ये 15 साल की हो जाएगी, या 20 साल की हो जाएगी, या 15 साल की, या 12 साल की, कुछ भी हो सकता था। इसलिए इसमें क्या किया गया, इसमें राज्य को जो अधिकार होता था, राज्य को परिवर्तन का अधिकार हुआ करता था, परिवर्तन का अधिकार होता था। जो राज्य है उसको परिवर्तित करने का, इसको टाइम बदलने को, समय इसका चेंज करने के लिए इसका अधिकार हुआ करता था। उसके पास, किसके पास था, आपके राज्य के पास इसका अधिकार हुआ करता था। इसको आप लोग नोट करेंगे। इस पद्धति को मैंने बताया मुल्तान, दिल्ली, आगरा और अवध। इसके साथ साथ में आपके पाकिस्तान वाला जो लाहौर का क्षेत्र है वहां पर भी इसको लागू किया गया था। दहसाला पद्धति का अर्थ हुआ करता था वैसे 10 साल, लेकिन ये ना तो 10 साल की व्यवस्था थी और ना ही ये स्थायी व्यवस्था थी। इसको परिवर्तित करने का अधिकार राज्य के पास हुआ करता था, वह इसे बदल सकता था। ठीक है, राज्य इसको परिवर्तित कर सकता था या बदल सकता था। अब मैं बात कर रहा था आपसे, इस व्यवस्था को एक अन्य नाम दिया जाता है
टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था। क्या नाम दिया जाता है इस व्यवस्था को? दहसाला पद्धति की बात कर रहा हूं मैं। इस व्यवस्था को टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था, टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था भी नाम दिया जाता है, या ऐसा लिख लीजिए के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसको टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से क्यों जाना जाता होगा? क्योंकि इसको टोडरमल ने लागू किया था, इसलिए। क्योंकि इसे अकबर का नवरत्न जो हुआ करता था, टोडरमल ने लागू किया था। कौन लागू किया? टोडरमल लागू किया, इसलिए इसको टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। और क्या हुआ इस व्यवस्था में? इस व्यवस्था में जो दहसाला पद्धति हुआ करती थी, इस व्यवस्था में जो कर हुआ करता था ना, कर की जो धनराशि हुआ करती थी वो पहले से पता होती थी। राज्य हो या किसान हो, आपका दोनों लोगों को क्या हुआ करता था इस व्यवस्था में, कर राशि या टैक्स जो भी हुआ करता था, कर की राशि राज्य और किसान दोनों को पता हुआ करती थी। दोनों को पहले से पता हुआ करती थी। चाहे किसान हो चाहे राज्य हो, आपका दोनों को पहले से पता होता था कि कितनी राशि हमको मिलना है, और उसको यह पता था कि कितनी राशि हमको देना था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत एक कार्य और हुआ, इसमें बाढ़ हो आपका या सूखा हो, से राहत का प्रावधान हुआ करता था। इस व्यवस्था में राहत का प्रावधान था। अगर आपकी जो फसल है किसी कारणवश नष्ट हो जाती है, तो राज्य आपको क्या करता था? राज्य आपको राहत का प्रावधान करता था, और उसमें टैक्स की व्यवस्था जो होती थी, टैक्स की जो दर हुआ करती थी, उसको कम किया जाता था। मैं आपसे बात किया इस पर, इस व्यवस्था पर, टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था इसको नाम दिया गया क्योंकि इसको लागू किसने किया था? टोडरमल ने। टोडरमल कौन था? टोडरमल जो अकबर हुआ करता था, अकबर का एक तरह से वित्त मंत्री हुआ करता था। तो इसने क्या किया? नवरत्न हुआ करता था, उसने लागू की थी। इसमें जो कर की राशि हुआ करती थी, वो राशि राज्य और किसान दोनों को पता होती थी। लेकिन इसमें एक लाभ हुआ करता था किसानों को, कि अगर आपकी फसल सूखा या बाढ़ से मतलब खराब हो जाती है, तो उसको क्या हुआ करता था? उसमें आपको राहत का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो गया। अब मैं बात करता था यहाँ पर कितने प्रकार की भूमियां हुआ करती थी, उन भूमियों में कैसे कैसे खेती हुआ करती थी, कितने साल की भूमि जब हुआ करती थी, परती हुआ करती थी, पोलज हुआ करती थी, ठीक है, कचर हुआ करती थी। इन भूमियों में कौन कौन से मतलब कितने वर्ष के अंतराल पर किस भूमि को क्या कहते थे? एक भूमि हुआ करती थी आपकी पोलज नाम की।
क्या नाम था इसका? इस भूमि का नाम था आपका पोलज। ये जो पोलज भूमि हुआ करती थी, इस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जा सकती थी। मतलब हर साल फसल की बुआई की जा सकती थी, या फसल की बुआई की जाती थी प्रत्येक साल। इसको छोड़ा नहीं जाता था, किसको? पोलज वाली भूमि को। दूसरी आपकी जो भूमि हुआ करती थी, परती भूमि हुआ करती थी। गांव में किसान जो आज कहता है कि तो हमारा खेत परती पड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ करता था, 1 से 2 साल के लिए जो भूमि खाली छोड़ दी जाती थी उसको कहते थे परती भूमि। क्या हुआ करता था, 1 से 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था खेत को या जमीन को। ठीक है, 1 से 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, परती भूमि नाम दे दिया गया। आपकी हो गई तीसरी वाली जो भूमि हुआ करती थी, मैंने आपको नाम बताया, कचर भूमि इसको कहते थे। ये जो हुआ करती थी कि 3 साल के लिए जो छोड़ी जाती थी, 3 साल के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता था, 3 साल इस पर खेती नहीं की जाती थी। जो एक और अन्य भूमि हुआ करती थी, आप लोगों के साथ में मैं बात कर रहा था, उसको आपने नाम सुना होगा, इसका बंजर भूमि का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो बंजर भूमि हुआ करती थी कि कम से कम 5 सालों के लिए इस पर खेती नहीं की जाती थी। कितने साल? 5 वर्ष के लिए, कम से कम 5 वर्ष के लिए, ज्यादा से ज्यादा और भी अधिक हो सकते थे इस पर। इसको क्या कर दिया जाता था, 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, और वर्ष के लिए खाली, ठीक है, छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर 5 वर्ष के लिए लिख लीजिए, खाली छोड़ी हुई भूमि क्या हुआ करता थी, मतलब यहाँ पर बंजर भूमि हुआ करती थी। इन भूमियों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मेल मिलान का सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कह देगा प्रति भूमि निम्नलिखित में से 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, केवल 2 या उससे कम वर्ष के लिए, तो 1 से 2 वर्षों के लिए छोड़ी गई भूमि प्रति भूमि कहलाती थी। और जो बंजर भूमि हुआ करती थी, ऐसे कह देगा कि निम्नलिखित में से बंजर भूमि कौन सी हुआ करती थी, या बंजर भूमि के मिलान के लिए आ जाएगा ये 10 वर्ष के लिए, या इससे अधिक वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए। ऐसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, और इसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, तो जो मैंने आपको लिखवाया है ये सफिशिएंट है, ठीक है, और इसको आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद में आज की क्लास को यहीं तक हम रखेंगे, और कल हम बात करेंगे अन्य आगे की क्लास पर। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।